नाजरीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात के अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर उनको टीवी पर सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहली खबर जो है वो तेलंगाना से आ रही है, मतलब यहाँ की लोकल खबर है वो ये कि जो यहाँ पे जो इस वक्त सत्ता है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के अपोजिशन पार्टी हैं उसकी आलोचनाओं का सामना कर रही है, चाहे वो हाइड्रा का सीन हो या फिर यहाँ पे और भी कई मसले चल रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के जो एक हैं नेता बंडी संजय कुमार, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए बोला है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी को सत्ता से हटाने के लिए मतलब कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो सत्ता से हट जाए। वहीं अगर बात करें, कुछ दिन पहले कोंडा सुरेखा ने भी एक बयान दिया था, जिसके बाद भी ये मतलब क्या बोलते हैं, ये चीज़ें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मिनिस्टर्स ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं, ऐसी कुछ भी वो हो रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इसको लेकर के यहाँ के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी वो नहीं है कि यहाँ के जो सीएम हैं उनको हटाने के लिए कोई भी ऐसा कर रहा हो। लेकिन जो इन्होंने बोला बंडी संजय कुमार ने, इस पर कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है। देखा जाए तो अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कहीं पे भी किसी की सत्ता बन सकती है, बिगड़ सकती है, और किसी भी नेता को कोई भी दावेदारी पेश करने में ज़्यादा देखा गया कि हिचकिचाहट नहीं होती है। यहाँ की अगर बात की जाए बंदी संजय की, तो बंदी संजय ने साफ तौर पे ये कहा है कि आप ही की यानी कांग्रेस के पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं यहाँ पे जो इनकी सत्ता है वो गिर जाए या मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको छीन ली जाए। हमने देखा कि और कई मामलों में कि हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कैसे कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनके बयानबाजी की वजह से कांग्रेस को काफ़ी सवालों का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अभी बंदी संजय ने जो कहा है, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अगर रेवंत रेड्डी, उनकी बात की जाए तो बंदी संजय ने कहा है कि अगर अभी भी कांग्रेस ग्रुप 1 है और जो मूसी नदी है, अगर इन सब मामलों में क्लियर स्टैंड नहीं करती है, अगर बारीकी कदम नहीं रखते हैं रेवंत रेड्डी, तो आने वाले वक्त में इनको और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि रेवंत रेड्डी यानी जो तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसने जो अपने वादे किए थे उसको भी पूरा नहीं किया। और इसी के साथ उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस पे सवाल खड़ा किया और उन्होंने ये कहा कि आखिरकार बीआरएस और कांग्रेस में फर्क है क्या, कि आपकी हुकूमत है, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन बंदी संजय कुमार की अगर बात की जाए तो बंदी संजय कुमार ने जिस तरह से राज्य लेवल पर सवाल खड़े किए कांग्रेस को लेकर कि आप यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ग्रुप 1 का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बंदी संजय पर गौर किया जाए तो वो भी सांसद हैं, देश लेवल पे पॉलिटिक्स जानते हैं, करते भी हैं, यहाँ की मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। लेकिन सवाल उनसे भी कि आखिरकार बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे, जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए थे, 15 लाख रुपए, तो सर अब बोलते बोलते लोग उसको भूल गए हैं, इतने ने वादे हुए। तो आखिरकार बंदी संजय कुमार पर भी सवाल खड़ा होता है कि जो बीजेपी ने वादे किए थे, आखिरकार बीजेपी वादे वो कहाँ पूरा किए, और क्या बंदी संजय कुमार की जो बातें हैं वो सिर्फ राज्य स्तर पे जो यहाँ पे पॉलिटिशियन है या फिर कह लो जो यहाँ पे सत्ता है उसकी आलोचना करने के लिए होती है, या सच में केंद्र के लेवल पे जो रोजगार नौकरी की बात है या फिर जो केंद्र लेवल पे रोजगार की बात का है, तो उस पे भी लेकर बंदी संजय को अपनी बात रखने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से बंडी संजय कुमार यहाँ के पहले अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर वो यहाँ का विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें हारे और फिर वो अपना जो है क्या बोलते हैं अभी एमपी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष होता है उसके लिए लोगों की एक टेंशन बढ़ जाती है। यहाँ पे चूँकि अभी इस वक्त देखा जाए तो हाइड्रा की कार्रवाई की वजह से कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं अपनी जो यहाँ के लोग हैं या विपक्षी पार्टियाँ हैं उसके निशाने पर है। लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो कल दिल्ली के पूर्व जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनको जेल से वो कल जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जेल से बाहर आए हैं। 800 कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने
ऐसी कई साजिशें की और ऐसे कई इल्ज़ाम लगाए जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन जो है वो जेल गए। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सारी साजिशें जो हैं वो जितने भी मंसूबे थे सब फेल हो गए और सत्येंद्र जैन बाहर आ गए। वहीं कल उनका आम आदमी पार्टी ने एक भव्य स्वागत भी किया है। इस बीच काफ़ी नारे भी लगे और ये भी देखा गया कि सत्य की जीत होनी मतलब जो भी हो अंत में सत्य की ही जीत होती। इस तरह के भी वहाँ पे नारे लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वहाँ के जो वो हैं लोग हैं उसके पार्टी के वो भी, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। देखिए, अगर देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अक्सर लोग जो इस केस में फंसे हुए थे उनको जमानत मिल गई। हमने देखा कि यहाँ पे के कविता वो भी जमानत पे बाहर आ गई, कई महीनों में वो जेल रही। अगर हम दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो ये भी करीब 2 साल के बाद जेल से बाहर आए हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद देखा गया कैसे आम आदमी पार्टी जो है भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गए, उसके बाद से जो अभी मुख्यमंत्री आतिशी वो भी वहाँ मौजूद रही, राज्यसभा सांसद, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो स्वास्थ्य मंत्री पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो जेल से बाहर है, उसके बाद से ये कहा गया कि उनकी बेटी ने कहा कि आज हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि 2 साल लगातार वो जेल में रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, लेकिन कल होकर उनको जमानत दे दी गई। अब आम आदमी पार्टी है वो जो लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है। और जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार ये दावा कर रही है कि सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनको बस इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली की जनता है उसको फ्री में वो इलाज कराना शुरू कर दिए थे। मोहल्ला क्लिनिक जो कि दिल्ली में देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक जो है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए, काफ़ी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको लेकर चर्चाएं की गई। और सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उनके दरमियान ये सब चीज़ें लाई गई थी। वहाँ पर जो छोटे छोटे जो अगर हम कह लें इलाज हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ इलाज कराते थे। लेकिन उसके बाद से जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जेल गए, उसके बाद वो 2 साल करीब जेल में रहे, फिर अब वो जमानत पे बाहर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खुले तौर पर एक मौका मिल गया है केंद्र सरकार को घेरने के लिए। और कल जिस तरह से सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी, हमने देखा है कैसे वो जमानत में जब बाहर है उसके बाद ये कहा गया कि सत्य की जीत हुई है। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने भी ट्वीट किया, अगर जो राज्यसभा सांसद उन्होंने भी ट्वीट किया, सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा ये भी होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरह से ऐसे नेताओं को लगातार जेल में बंद किया जा रहा है और फिर 2 साल के बाद अगर उनको जमानत दे दी जाती है तो आखिरकार इतनी सुनवाई में देरी होना, फिर अभी जिस तरह से उनको कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में उनका हाथ था और अब जमानत में बाहर आना, तो केंद्र सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल जो आम आदमी पार्टी है वो खड़ा कर रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो सत्येंद्र जैन है उनकी पॉलिटिकल करियर क्या होती है और आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या करती है। बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं हरियाणा का अभी दुख अभी निकल नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी कल उनके लिए खुशी की खबर ये आई कि वहाँ के जो वो थे वो बाहर आए हैं सत्येंद्र जैन। उससे कहीं ना कहीं पार्टी को खुशी मिली है क्योंकि हाल ही में हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे जो है ये पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में एक सीट आई थी इनकी। तो बात मुझे लगता है जो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो शायद इसका असर उस पर पड़े, क्योंकि देखा गया कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी है 1 सीट ला ली। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस मात्र 6 सीट ला पाई और जम्मू कश्मीर में अगर आम आदमी पार्टी 1 सीट ला लेती है तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। माना कि एक तरफ हरियाणा जब आम आदमी पार्टी हार जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जीतती है, तो कहीं ना कहीं उसकी पैठ बढ़ रही है। और वहां पे कांग्रेस का 6 सीट लाना और आम आदमी पार्टी का 1 सीट लाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको भी वहां की जो उसकी जो लोग हैं आला कमान है उसको सोचने की जरूरत है। और अभी जिस तरह से सत्येंद्र जैन बाहर आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी में देखा जाए जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और वहां पे आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आतिशी को मुख्यमंत्री बना के एक तरफ तो जो महिलाओं का वोट है वो खींचना चाहती है, दूसरी तरफ जो सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हद तक असर हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से इन सब चीज़ों पे आजकल राजनीति चल रही है कि विपक्ष के जो भी नेता हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और कहीं ना कहीं उनको जेल में डाला जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में इस वक्त जो है एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां जोरों पर हैं, वहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में एक ऐसा शख्स है जो कि बॉलीवुड स्टार है, उसको लगातार धमकियां मिल रही। वहीं अगर बात करें एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो चुका है, उनके मर्डर की जांच अभी चल रही है। सलमान खान जो एक्टर हैं उनको बाबा सिद्दीकी का काफ़ी करीबी माना जाता था, लेकिन इस बीच सलमान खान को भी लगातार धमकियां मिल रही हैं।
और उनकी धमकियों का ये है कि कल भी जो धमकी आई थी उसमें उनसे 5 करोड़ रुपए मांगने की बात की गई थी, और अगर आपने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, मतलब हमारे से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो आपका हश्र जो है वो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और इस वक्त जो है उनके जो वालिद हैं सलीम खान, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इतनी धमकियां जो मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस वक्त सलमान खान बिग बॉस का शूट भी कर रहे हैं, बिग बॉस के शूट में भी उनके साथ काफ़ी सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, और उन फोर्सेस के साथ जा कर के ही वो वहाँ पे शूट कर रहे हैं। इस बीच जो सलीम खान साहब का बयान है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस वक्त बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से लगातार दो लोग चर्चे में हैं। एक तरफ अगर बिश्नोई समाज की बात की जाए, वो लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है, तो दूसरी तरफ अभी सलमान खान का परिवार। सलीम खान ने साफ तौर पे कहा है कि जो लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही है उससे परिवार परेशान है। इसी के साथ सलीम खान ने यह भी कहा कि आखिरकार सलमान खान माफी मांगे तो मांगे क्यों। उन्होंने ये कहा कि जब मैं रास्ते पे चलता हूं तो मैं नीचे पैर के नीचे ये देखता हूं कि कोई कीड़ा ना जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। अभी जो सलमान खान का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, अभी सलमान खान जमानत पे बाहर है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई का मामला देखा जाए तो इसमें दो धारा है। एक धारा का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई समाज को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और लॉरेंस जो है वो सिर्फ बिश्नोई समाज को बदनाम कर रहा है। क्योंकि देखा गया कि जो सलमान खान को जो धमकियां मिल रही है या जो सलमान खान को टारगेट किया गया है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसका ये तर्क दिया जाता है कि जो हिरण का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार सलमान खान को धमकियां मिलनी शुरू हो गई, और कहा यह गया कि जो बिश्नोई समाज है उसको काफी इससे हानि पहुंची, उसको दुख पहुंचा, क्योंकि उनके समाज में इसको बड़ी मान्यताएं दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला क्या गलती थी कि उनको लॉरेंस बिश्नोई ने टारगेट किया। इसी के साथ बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है तो आखिरकार उनकी क्या गलती थी। क्या सलमान खान से नजदीकियां होना, किसी को टारगेट करना बड़ी बात है? और आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात की जाए या सिद्धू मूसेवाला की बात की जाए तो क्या सलमान खान के करीब यही दो लोग हैं? सलमान खान करीब भी और भी कई सारे स्टार हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो क्या बिश्नोई उनको टारगेट नहीं कर रहा है? अभी सलमान खान के पिता सलीम खान ने जिस तरह से बयान दिया है उसको लेकर भी कई तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो बिश्नोई समाज का जो बिश्नोई महासभा है उसने ये कहा है कि सलमान खान को मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए, और सलीम खान ने जो कहा है वो सिर्फ झूठ है और वो पूरा झूठा परिवार है। लेकिन जिस तरह से दूसरा पक्ष ये कहना है कि जो बिश्नोई समाज है उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब से बाबा सिद्दीकी का मामला सामने आया है उसके बाद से मुंबई पुलिस ने ये कोशिश की कि जो लॉरेंस बिश्नोई है जो गुजरात जेल में बंद है उसको कस्टडी में लिया जाए, लेकिन उस पर कुछ ऐसे एक्ट लगे हैं जिसके तहत अगर आप उसको जेल से बाहर लाना चाहते हैं किसी भी मामले में तो उसमें गृह मंत्रालय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गृह मंत्रालय की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। अब सवाल सोशल मीडिया पे किए जा रहा है कि आखिरकार सिर्फ किसी एक हिरण का मामला सामने आ रहा है और उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, क्योंकि कल ये भी देखा गया कि जिसने गोली चलाया है बाकायदा मीडिया के सामने वो आकर बाइट दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो क्या बिश्नोई जो समाज है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या सच में लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा हो गया है कि अपने समाज के ऊपर उठकर कोई भी मामला कर दे रहा है और पूरा समाज जो उसका जो क्लेम है पूरा एक खास समुदाय पे जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बात आपने की कि बिश्नोई जो है लॉरेंस बिश्नोई वो जेल में बैठ कर कई सारी चीज़ें कर रहा है, वहीं कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने उसमें लेना चाहती है कस्टडी में, लेकिन जो हमारे देश के गृह मंत्रालय है वहाँ से उसे परमिशन नहीं मिल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी लोगों की जो राय आ रही है उसमें ये भी आ रहा है कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज़ कर रही हों, या फिर उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों पे बोल रहा है। और जिस तरह से लोगों को धमकी आ रही, सलमान खान को धमकी आ रही, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, उसमें भी हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई के अलावा भी कोई ऐसा काम कर रहा हो जो ठीकरा जो है वो उस पर फूट रहा हो और वो घर। ये बिश्नोई महासभा जो है वो ये कह रहा है कि आप सामने आकर माफी मांगो। क्या जो देश है वो तो यहाँ पे एक आइन से चलता है, जो संविधान उससे चलता है। आप जो हिरण का मामला सामने आया है, जबकि सलीम खान ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये सरासर गलत आरोप है, उन्होंने किसी हिरण को नहीं मारा, और घर में जो हथियार की बात की जा रही है, जो पिस्तौल की बात की जा रही है, वो भी बरामद नहीं हुई है। अब बिश्नोई महासभा जो है वो कह रहा है कि आप मंदिर में जाकर माफी मांगो।
तो एक तरफ तो हिरन की हत्या हुई है, हिरन को मारा गया है, उसको लेकर आप ये इस तार को जोड़ रहे हो कि हम उसको टारगेट करेंगे और आप आकर माफी मांगो। लेकिन अगर वही दूसरे तरफ देखा जाए तो गैर मुस्लिम में भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी एक खास समुदाय पे टारगेट कर रहे हैं और उन पे आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, तो क्या वो भी आकर माफी मांगे? अगर वो माफी नहीं मांगते तो क्या इस समाज के भी लोग उसको टारगेट करना शुरू करें? तो क्या देश में यही चलते रहेगा कि आपके खिलाफ कोई बोला तो आप उसको टारगेट करो, आप उसको टारगेट करो? तो फिर कोर्ट का कुछ देश में काम है ही नहीं, फिर कोर्ट को खत्म कर दो। अगर आपको लगता है माफी मांगने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आखिरकार ये बिश्नोई समाज होता कौन है कि जिसके सामने सलमान खान जाकर माफी मांगे, और क्या माफी मांगने के बाद ये सारा मामला क्लियर शांत हो जाएगा? अगर आपको लगता है कि माफी मांगने से सारी चीजें क्लियर हो जाती तो किसी की हत्या करने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती? माफी मांगने के बाद बाबा सिद्दीकी वापस तो नहीं आ सकते। माफी मांगने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो वापस नहीं आ सकती। माफी मांगने के बाद सलमान खान इस वक्त जो शूट कर रहे हैं उस पर उन कितनी समस्याएं हो रही हैं। जब सेट पे आप जाते हैं तो सेट पे इतना फोर्स होने के बावजूद वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ पे इलेक्शन का मुद्दा ये बन सकता है महाराष्ट्र में, और इसके साथ ही वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा भी बनेगा। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बहराइच की, तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिनों हुई हिंसा में अब तक तकरीबन 6 जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। उनमें नाम है अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, तालीम, अफजल को कल सीजीएम के सामने पेश किया गया था। उसके बाद उन्हें पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर जस्टिस और ठोको क्या बोलते हैं इंसाफ है, ठोको का जो एक योगी आदित्यनाथ का वो है, उस पर फिर काम शुरू हो गया है। बुलडोजर जस्टिस के तहत कल जो है 23 लोगों के घरों पे पीडब्ल्यूडी ने घर और खाली घर ही नहीं, उसमें वो भी हैं, दुकानें भी हैं, उस पर जो है एक नोटिस चस्पा कर दिया है। और इनमें से 20 घर और दुकान मुस्लिम समाज के हैं और 3 घर और दुकान सिर्फ हिंदू समाज के हैं। अगर देखा जाए तो जब कहीं हिंसा होती इसमें कहीं ना कहीं दोनों समाज, अगर हम बात करें तो दोनों लोगों की बराबर की साझेदारी होती है, बिल्कुल इसमें बराबर गलती दोनों की होती है। वहीं अगर हिंसा की बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो वो बंदा जो छत पे चढ़ा था, उसकी बालकनी पे चढ़ा, उसने जो वो लगाया था झंडा, सारी गलती एक ही तबके की है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आरोपी बनाए गए हैं अब्दुल नाम होना बहुत काफ़ी इस वक्त, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में अगर कोई क्राइम हो रहा है और नाम अगर उसका कुछ एक विशेष समुदाय से निकल आता है तो उस पर कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ चाहें तो वो अपने समर्थकों को जो हैं वो जेल से रिहा करवा सकते हैं, उन पे जो केसेस हैं वो बंद करवा सकते हैं। जिस तरह हमने बनारस में देखा, जो एक लड़की के साथ रेप केस हुए थे, उसमें 3 लोग ऐसे फंसे थे जो बीजेपी आईटी सेल के थे, उनको जो है कहीं ना कहीं 2 लोग बाहर आ गए हैं। और अभी भी ये खबर आ रही है कि कुछ लोग थे और भी उनका भी केस जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ के जो वो हैं डीएम, उनसे बात करके उनका केस ख़त्म किया गया। तो अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं या फिर आप किसी एक समुदाय से हैं जिस समुदाय को वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पसंद करती है, अगर आप उस समुदाय से हैं तो आपके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर बात करें बहराइच की, तो बहराइच में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। इस वक्त वहाँ पे जो दुकानें फूकी गई हैं, जो हॉस्पिटल जलाए गए हैं, जो शोरूम्स फूके गए हैं, और जितने भी लोगों के घरों में घुस करके उनके घरों को तबाह किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ बात ये हो रही कि इतने मुसलमान आरोपी पकड़े गए हैं, इनको इतने लोगों को फिर अरेस्ट किया गया है, इतने लोगों को वहाँ भेजा गया है। अभी आपने जिक्र किया जो बनारस का मामला सामने आया था, देखा गया कैसे जो बीजेपी के आईटी सेल के जो लोग थे 3 लोग, उनको बाद में जेल से रिहा किया जाता है, 2 लोगों को। और उस रिहा करने के बाद समाज में जो उसके जानने वाले लोग हैं कैसे उसका भव्य स्वागत करते हैं, मानो कि कोई देश का कितना बड़ा वो नाम रोशन करके आया है। अभी उत्तर प्रदेश का मामला देखा गया कि लगातार बीजेपी पे आरोप लगते रहे कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है किसी खास समुदाय को और रंग देखकर वो चलती है। अभी यहाँ पर भी वही चीजें साफ तौर पे नजर आ रही हैं। आपने अभी क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में जो बहराइच का मामला सामने आया उसमें देखा गया है कि अब्दुल हमीद का नाम सबसे आगे है, और ये अब्दुल हमीद वही है जिन पे आरोप है रामगोपाल की हत्या का। उसके बाद से वहां पे तर्क क्या दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ के कि वहां पे जो रास्ते हैं उसको चौड़ीकरण करना है, तो उस चौड़ीकरण को लेकर जो 50 मीटर के आसपास के जो घर हैं उसको तोड़ा जाएगा। नहीं तो एक चीज़ यहाँ पे अब ये बोलूँगा
कि वहाँ का जो PWD है उसको अभी क्यों ये ख्याल आया है सवाल कि तो यही है। वो चौड़ी करनी, उससे पहले भी कर सकते थे ना। अगर वो चौड़ी कर देते हो सकता है इस तरह का दंगा ना होता वहाँ पे, या फिर आप उस दंगे का इंतजार कर रहे थे। दंगे होते भी क्यों है, क्योंकि किसी रास्ते से अगर कोई जुलूस निकल रहा हो तो आपसे ज्यादा तौर पे यही देखा जाता है कि वहां पे ज्यादा गैदरिंग होती है, सबसे तो वहां पे दंगे होने के साजिश ज्यादा होती है। खैर वो बात अलग है, लेकिन अभी अगर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से PWD की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि वहां के जो रास्ते हैं उसको चौड़ीकरण करना है और उसके तहत 50 मीटर के दायरे में जो भी घर हैं उसको तोड़ा जाएगा। अब अभी आपने जिक्र किया कि वहां पे 33 घर को तोड़े जाने हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आपने एक 23 माफ कीजिएगा 23 घर का, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 20 घर हैं और 3 गैर मुस्लिमों के हैं। अब देखिए वहां पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वहां की कानून व्यवस्था जो है, जब कहीं पे देखा जाता है जो दंगे होते हैं उसके बाद से लगातार वहां पे जो प्रशासन इतनी मुस्तैद हो जाती है कि रातों रात उसको लिस्ट मिल जाती है, पता चल जाता है कि कौन से घर अवैध है और कौन से घर वैध है। उसके बाद से उस पर बुलडोजर चलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हाल ही में हम लोग आंकड़ा उठाकर देखें कि किसके घर पे सबसे ज्यादा बुलडोजर चले हैं, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा सलीम और हामिद का घर नजर आएगा, कोई राकेश और मुकेश का घर नजर नहीं आएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था कि जो अगर बुलडोजर है, कहीं पे बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, तो अगर सरकारी संपत्ति है उस पर आप एक्शन ले रहे हैं तो उस पर कोर्ट भी कोई दखल नहीं देगा, उसके बाकायदा कानून प्रक्रिया है, उस पर प्रक्रिया के तहत आप काम करो। लेकिन अगर कोई आरोपी है और कोई एक आरोपी है और उसकी आरोपी होने की वजह से आप पूरे घर को डिमोलिश कर दे रहे हो, पूरे घर को तोड़ दे रहे हो, तो ये कहीं पे भी कानूनी तौर पर ये जायज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है वो किसी एक खास समुदाय पे देखते हुए चल रही है। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो अभी मामला सामने आया बहराइच का मामला, उसमें देखा गया कि दंगे में किस तरह से जो दुकान है, जो घर है, उसको तोड़े गए, उसको जलाए गए, किसी एक खास समुदाय पे टारगेट किया गया। लेकिन कल होकर गिरफ्तारी होती है सिर्फ उन लोगों की होती है जिसका संबंध किसी एक खास समुदाय का होता है। और यहां तक कि अब सोशल मीडिया पे ये दावा करने शुरू कर दिए गए हैं कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमान होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखा गया किस तरह से जो नए नए गाड़ियों की एजेंसी है उसको तोड़ा गया, जो घर है उसको जलाए गए, यहां तक कि अभी यहाँ पे बुलडोजर चलाने के मामले सामने है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो दुकान है उसको भी डिमोलिश किए जाएंगे, उसको भी तोड़े जाएंगे। अब आप देखें रणनीति कितनी खतरनाक है कि एक तो घर तोड़ा जा रहा है, आप किसी के सर के ऊपर से छत छीन रहे, दूसरी तरफ उसके जो दुकान है जिससे उसको रोजगार मिला हुआ है, जिससे उसके 2 वक्त की रोटियां चल रही है। एक तो देश में देखा जाए वैसे ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आप उस दुकान को तोड़ रहे हैं जिस दुकान की से उसके घर के खर्च चल रहे हैं, उसकी रोजी रोटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक तो उसके घर तोड़ रहे हैं, सर से छत छीन लिए, दूसरी तरफ आप उसको जो इकोनॉमिकल है उसको आप बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं ताकि एकदम माजूर हो जाए, कल को किसी भी तरह से कोई बड़ा कदम ना उठा पाए, यहाँ तक कि वो मतलब कह ले कि किसी और पर निर्भर हो जाए खाने पीने के लिए और काम करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं और देश के हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि आपका मुसलमान होना, जैसा आपने बोला कि वाकई बहुत एक वो है कि आप अगर एक मुसलमान हैं और आप सीधी राह पे चल रहे हैं तो भी आपको उस राह पे रोका जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, चाहे वो कांग्रेस हो या यूपी की समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ये लोग भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों पे आप सबको एक होना चाहिए और सब एक होकर के एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो दिख रहा है सीधा सीधा कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, उस पे एहतजाज करना चाहिए। अब देखिए किसी भी दंगे में कोई एक ऐसा दंगा हो जिसमें कोई बता दे कि उसमें किसी बड़े नेता या बड़े मंत्री का नेता की मौत हुई है। अभी हमने कल परसों रिपोर्ट देखा कि ज्योतिराज सिंधिया है, उनके बेटे दूसरे कंट्री में जाकर कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हैदराबाद है, कोई भी ऐसा राज्य है जहां पे लगातार अगर दंगे हो रहे हैं तो वहां पे वही खास समुदाय के लोग हैं जो या तो एजुकेटेड नहीं है या फिर वहां के पॉलिटिशियन उन्हीं लोगों को ज्यादा आगे बढ़ा रही है कि ऐसा उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हमें सीट मिल सकती है, हम चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात लोगों को यह भी है कि आखिरकार जो आपके असल इशूज हैं कि आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि आप कहीं सरकारी काम कराने जा रहे हो, वहां पे कैसे भ्रष्टाचार है। कई तरह के वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर नेता लगातार किसी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब तो जो विधायक है वो एसडीएम तक को धमकाना शुरू कर दिए हैं। तो आखिरकार लोग भी इस चीज को देखते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते कि जिस कहीं पर भी अगर दंगे होते हैं तो वहां पे आम इंसान ही पकड़ा जाता है।
वहां पे आप इंसान फंसता है वहां पे, और कोई भी दंगे होते हैं तो अगर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो लंबे समय तक केस चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे ये बातें सामने आ रही हैं कि जो ये 5 से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे रासुका लगने वाला है। अब आप बताएं, दंगा कहीं और से हो रहा है, वहां पे लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस वहां पे मुस्तैद है, उसके मौजूदगी में दंगे होते हैं, और उसके बाद से आप जब एक्शन लेने की बात आती है तो आप किसी एक खास समुदाय पे एक्शन लेते हैं। वहां के राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं या फिर वहां पे स्थानीय जो विधायक, उनको तो ये होना चाहिए कि दोनों पक्ष के लोगों से बात करें। अगर हमीद है या फिर अगर राम गोपाल है, दोनों के परिवारों से मिले, दोनों के परिजनों से मिले, देखिए कि मामला बिगड़ा कहाँ, मामला कहाँ सही किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो नेता है उनकी तो नजरिया एक तरफा बन गई है कि अगर कोई एक खास समुदाय का लोग हैं या फिर हमारी वोट बैंक कहाँ ज्यादा है तो उनके परिवार से मिलना शुरू कर दो और फिर उनकी जो सहानुभूति है वो लेना लोग शुरू कर देते हैं। अभी देखा गया कि योगी आदित्यनाथ हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, वो सबके हैं, लेकिन वो किस तरह से राम गोपाल परिवार से मिलते हैं, उनको सहानुभूति देते हैं कि नहीं जो इस पे इंसाफ है वो इंसाफ किया जाएगा। लेकिन क्या उन लोगों पे इंसाफ नहीं होगा जिनके घर के ऊपर छत पे चढ़ के उनके झंडे गिराए जा रहे हैं, उनके घर को तोड़ा जा रहा है? क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जिनके घर को जलाया गया है? क्या उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा कि जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनकी दुकानों को आग के हवाले किया गया? आखिरकार वही उत्तर प्रदेश है जहां पे 20 करोड़ की आबादी रहती है और उस 20 करोड़ की आबादी के एक सीएम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सारे लोगों के मुख्यमंत्री है। लेकिन जब कानूनी बात आती है, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वो किसी एक खास समुदाय के क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से देश में कोई भी अगर त्यौहार आता है तो उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम्स के त्यौहार हों या फिर यहाँ के क्रिश्चियंस के त्यौहार हों या फिर सिखों के त्यौहार हों या फिर जैनिज़्म जो लोग अपनाए हुए हैं उनके त्यौहार हों या फिर पारसियों के त्यौहार हों। हर त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। हर त्यौहार में लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। हर त्यौहार में बहुत ही क्या बोलते हैं कि मोहब्बत बांटी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे शायद ये है कि सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार, बिल्कुल, जिसमें रैलियां निकलने वाली होती हैं, उन त्यौहार में ही ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि हमने देखा है चाहे वो जो भी रैली निकले, कहीं ना कहीं कुछ जो मतलब सभी ऐसे नहीं होते, कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो मस्जिद के सामने अपने डीजे को खड़ा करके अपने जो उनका जुलूस जा रहा होता है उसको रोक करके आपत्तिजनक गाने बजाते हैं, उल्टे सीधे नारे लगवाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो आई थी कि इसमें वो मस्जिद के ऊपर चढ़े, उन्होंने वहाँ पे भगवा झंडा लगाया। इसके बाद फिर अब जाहिर है कि आप एक समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, उसको आप प्रोवोक करके कहीं ना कहीं इन चीज़ों में घसीटना चाह रहे हैं। और इंसान कब तक चुप रहेगा? किसी भी गीता में या कभी भी राम ने ऐसा कहा था कि आप किसी दूसरे समुदाय को टारगेट करो और राम का नाम लेकर आप उन पे अटैक करो? मुझे लगता है कि अगर आज राम होते तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती कि हम मेरा नाम लेकर कैसे लोग किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। अभी आपने दूसरे समुदाय का जिक्र किया कि कैसे मुसलमानों में जो त्यौहार हैं या जो क्रिश्चियन हैं उनके जब त्यौहार आते हैं तो उनको कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मना लिया जाता है। यहाँ तक कि जो प्रशासन है वो भी तैनात होती है, बड़े पैमाने पर होती है, किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो उसमें जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से जो डीजे है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उस पर बैन कर देती है। लेकिन जब इन लोगों का त्यौहार आता है उस पर देखा जाता है कैसे अभद्र गाने बजाए जाते हैं। इन लोगों के त्यौहार में भी जिनमें जुलूस निकलते हैं, ये चीज़ें वहीं शुरू होती हैं जहाँ पे जुलूस निकलती है। क्योंकि जुलूस जब निकलते हैं तो वो जुलूस ऐसी गलियों से, ऐसे रास्तों से होके जाते हैं जहाँ पे मस्जिद या मदरसा या फिर वो मुस्लिम बहुल इलाका होता है। वहाँ पे फिर आप ऐसे उल्टे सीधे गाने बजाएंगे और JSR के नारे लगाएंगे और भी कई नारे लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप उन लोगों को प्रोवोक करते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं उसकी कार्रवाई में कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे दंगे हो जाते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे 2 लोगों पे गौर किया जाए, पहला गिरिराज सिंह बिहार से सांसद और मंत्री भी हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों के बयान हाल ही में ज्यादा वायरल हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह कहा था कि बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि सारे लोगों के एक होने की जरूरत है, अगर बटोगे तो कटोगे। हरियाणा में बोला था योगी आदित्यनाथ। उसके बाद से अभी जो गिरिराज सिंह है वो सद्भावना यात्रा निकाले हुए हैं और उससे पहले उनका बयान ये भी आया था कि अगर जो देश बंटवारा हुआ उसी वक्त अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे जो त्यौहार हैं उस पर ना लाठियां चलते ना ईंट चलते। अब आप बताएं, उत्तर प्रदेश के बहराइच का जो मामला सामने आया है, आखिरकार उस पर पहले ईंट किसने चलाया?
पहले विवादित मामला किसने सामने लाया। इस तरह के जब नेता बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, उनके दर्शक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है। और जब उत्तेजना पैदा हो तो आपके मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाता है और उसके आड़ में आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप ले दे के उनको ये सब करने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, उकसा रहे हैं कि आप अगर बटोगे तो कटोगे। अब आप बताएं कि इस देश में एक 120-25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, उससे ज़्यादा आबादी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे संख्या की बात करें तो 80 करोड़ हिंदुओं की है। 140 के ऊपर है आबादी। 80 करोड़ हिंदुओं की है, उसके बाद मुस्लिम के। अब बताएं इसके पहले जो 2014 से पहले क्या यहाँ पे हिंदू जो थे वो खतरे में नहीं थे, और यहाँ पे कहीं भी वॉल लिंचिंग हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या अगर गोली चलती है, ईंट पत्थर चलते हैं या प्रशासन लाठी चलाती है तो क्या वो किसी खास धर्म समुदाय को देखती है? क्या नहीं देखती है। तो आखिरकार ऐसे जो नेता बयान देते हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर ऐसे नेताओं के ऊपर जो बयानबाजियां आती हैं, अगर इन पे एक्शन लेना शुरू कर दे अगर यहाँ के कानून, यहाँ की प्रशासन, तो कल होकर आप देखें कहीं पे भी दंगे नहीं होते और कहीं पर भी ऐसा मामला सामने नहीं आएंगे जहां पे आपको सुनने को यह मिले कि किसी खास धर्म पे या किसी खास समुदाय पे कोई टिप्पणी की गई हो। क्योंकि जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो लोगों में उत्तेजना पैदा होती है और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अगर कल होकर ऐसे नेता बयान देना बंद करें तो आगे चलकर आपको ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी बिहार का जिक्र किया कि बिहार में गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, और वो एक यात्रा लेकर निकल रहे हैं जिसमें उनका उद्देश्य ये है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। वहीं अगर वहाँ की बीजेपी की बात करें तो वहाँ की बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ऐसा लग रहा था कि वो गिरिराज सिंह के साथ नहीं है। वहीं जेडीयू भी उनके साथ नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच एक खबर और आ रही है, पीके ने एक पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी, जिसको लेकर के पीके काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पीके ने जब से अपनी यात्रा शुरू की थी उस समय से ही ये देखा जा रहा था ये मतलब कि ये अपनी एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। अभी भी वहाँ पे कुछ सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं जिसके लिए पीके मतलब कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को घोषित करना चाह रहे हैं। इसी बीच एक जगह ऐसी है जहाँ के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के लिए वहाँ एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में लोग जिसे चाह रहे थे उनको टिकट ना दे करके किसी और को टिकट दिया गया, जिसको लेकर के उनकी पार्टी में, उनकी उस सभा में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, कई हंगामे हुए, वहाँ पे नारे लगाए गए और उसके बाद फिर कुर्सियाँ उठा के फेंक दी गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। और पीके कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक वो जो दायरा होता है कानूनी उसके हिसाब से चलती है, डिसिप्लिन बरकरार रखती है। लेकिन कल ये चीज़ सामने आ गई कि पीके की पार्टी में भी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, आपने अभी पीके का जिक्र किया, लेकिन उसके पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, उस पर हम थोड़ा जिक्र कर ले। अभी हम लोगों ने देखा कि जो वहाँ पे गिरिराज सिंह है जो सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, उन पे विवाद इसलिए ये भी खड़ा हो रहा है कि आप सद्भावना यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हिंदू हैं उसको एक किया जाए। तो अगर हिंदुओं को एक करना है तो फिर आप मुस्लिम बहुल इलाके से जो मुस्लिम का जो रूट है उधर से आप इस यात्रा को क्यों ले जाना चाहते हैं? अब ऐसे जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो जाहिर सी बात है बातें बिगड़ती हैं, कई तरह की बातें खड़े होते हैं, सोशल मीडिया पे कई तरह के मामले सामने आते हैं जिसको लेकर मामले बिगड़ते हैं। अब अभी प्रशांत किशोर का जिक्र किया आपने, हम देख रहे हैं कि बिहार में भी जो 4 विधानसभा उस पर उपचुनाव होने हैं। प्रशांत किशोर जो है वो वहाँ के एक बेलागंज विधानसभा है, वहाँ की सीट को लेकर वो चर्चा कर रहे थे। उस दरमियान 4 कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम सामने आया, उसमें एक उम्मीदवार को लेकर काफ़ी वहाँ पे नोकझोंक देखी गई। उसके बाद से मामला इस हद तक बिगड़ गया कि वहाँ पे जो समर्थक है एक दूसरे पे जो कुर्सी है, जो चप्पल है वो चलाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि जिसके हाथ में जो आया वो चलाना शुरू कर दिए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे जो मामले क्रिएट हुए हैं वो वहां पे खुद प्रशांत किशोर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एक दूसरों पे कुर्सियां चली हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो इतने बड़े खुद को ये मानते हैं, उसके बाद से डिसिप्लिन वाले मानते हैं। कई उनका ये दावा रहता है कि हमने कई इलेक्शन लोगों को जिताए हैं, लड़ाए तो है ही, लेकिन जिताने का भी वो लगातार दावा करते हैं। लेकिन उसकी मौजूदगी में जो उनके पार्टी के जो नेता हैं आपस में लड़ जाना, अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर के लिए कितनी मुश्किल राह होने वाली है।
क्योंकि अभी देखा गया कि प्रशांत किशोर जो कि बिहार में लगातार जो पैदल मार्च किए, लोगों से मुखातिब हुए, लोगों से मिले और जाकर 2 अक्टूबर को जन स्वराज को उन्होंने एक पार्टी के तौर पे उतारा। और उनका ये कहना ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी कम से कम 100 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिमों को सीट दिया जाएगा और उसके बाद जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। कल होकर जो विवाद सामने है उसमें भी जो 4 कैंडिडेट के नाम आ रहे थे उसमें चारों मुस्लिम थे। उसमें एक कैंडिडेट का नाम ऐसा सामने आया जिसको लेकर जो वहां पे उनके समर्थक है वो नाखुश हो गए और उसके बाद से इन दोनों के बात बिगड़ती गई। उसके बाद से कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या प्रशांत किशोर की जो लगातार दावेदारी रहती है, उनका कहना यह होता है कि नहीं यहाँ पे सारे लोग समझ रहे हैं, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको समझ रहे हैं, तो आखिरकार प्रशांत किशोर के भीतर कहाँ गलतियां हुई कि वो कैंडिडेट चुनने में सही सक्षम नहीं हुए, या फिर उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि जो उस लायक नहीं है उस कैंडिडेट को आप उतारें और उसके बाद से यहाँ के जो चुनावी अभियान है वो शुरू किया जाए। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर की मौजूदगी में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रशांत किशोर के वहां न होते तो ये मामले और कितने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें, आप बिहार से ज़्यादा वो रखते हैं नॉलेज कि बिहार में जब से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है तब से वहाँ के लोगों का एक नज़रिया बदला है। मैंने भी कुछ लोगों से बात की जिनका ये कहना है कि एक बार चेंज होना चाहिए, लेकिन वो चेंज किस हद तक जाएगा इसका क्या मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर हम 100 सीटें ले आए तो हम ये समझें, हम अगर आधी सीटें भी ले आए तो हम ये समझेंगे कि हम हार गए हैं, ये जन स्वराज की हार है। लेकिन अगर हम ज़्यादा सीटें लेके आएंगे तो हम कुछ सोच सकते हैं इस पे। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, मैंने कई लोगों से बात की जिनका ये कहना है कि वहाँ की जो जनता है वो चाह रही है कि बदलाव हो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लालू की पार्टी है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी है उनको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, उनके अलायंस में ज़्यादा लोग मतलब वोट देना चाहते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो महिलाओं का खासा तबका है, हमेशा यही देखा गया है कि अक्सर जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार को वोट देती हैं और नीतीश कुमार को वोट देने का सबसे अहम जरिया ये है कि वहां पे शराबबंदी। शराबबंदी में देखा गया है कि शराबबंदी होने की वजह से वहां पे भी 2 खेमा बटा हुआ है। एक खेमा ये कहता है कि हम मेरे आने से जो शराब है उसको हम खोल देंगे। अब प्रशांत किशोर का भी यही दावा है कि मेरी अगर सरकार बनती है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो शराबबंदी है उसको हम लागू कर देंगे, क्योंकि शराबबंदी होने की वजह से एक बड़ा जो कर्ज है वो बिहार को चुकाना पड़ रहा है। वही अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनका ये कहता नहीं, नीतीश कुमार ने शराब बंद करके बहुत अच्छा कदम उठाया, वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर देखा जाए कि बिहार में जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने को हैं उसके बाद से वहां पे जो पार्टियां हैं वो सारे पार्टियां आमतौर पे यही देखा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करती हैं। प्रशांत किशोर ने भी ठीक वही कदम उठाया जो और पार्टियां उठाती हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम तबका है वो सबसे ज्यादा पहले तो नीतीश कुमार को वोट देता था। अगर हम नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन वहां पे जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, जो MY की समीकरण लेकर चलती है, मुस्लिम और यादव, उसको वोट देती है। लेकिन अब प्रशांत किशोर हैं, कहीं ना कहीं जो JDU है और जो राजद है इनके वोट में सेंध मारने के लिए मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और उनको आगे लाकर उनको लड़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बिहार में जिस तरह से मामला सामने आया, क्योंकि देखा गया वहां पे कांग्रेस और राजद एक साथ है, JDU और BJP एक साथ है, वहां पे अभी की बात की जाए तो वहां पे ज्यादा मजबूत JDU और BJP दिख रही है। अब प्रशांत किशोर जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम मुस्लिमों को ज्यादा मात्रा में सीट दे रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है उनको हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनके आने से इसका असर BJP पे नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखा जाता है कि जो BJP के वोट बैंक होते हैं, जो कोर वोट होते हैं, वो काटना बहुत मुश्किल होता है। अब जो प्रशांत किशोर के वोट मिलेंगे, ये वोट कहीं ना कहीं जो राजद है और जो कांग्रेस है इनका वोट बंदरबात होगा तो ये जाएंगे प्रशांत किशोर की तरफ। तो क्या प्रशांत किशोर और JDU कांग्रेस आपस में लड़े और इसका फायदा क्या BJP और JDU को नहीं होगा? क्योंकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में देखा गया वहां पे भाजपा और JDU जो साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, उसके बाद से कैसे उनकी सीट ज्यादा आई। लेकिन अब प्रशांत किशोर जो लगातार दावा कर रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की वजह से किसको फायदा होता है और क्या प्रशांत किशोर जो लगातार दावा कर रहे हैं इससे सच में बिहार का जो तस्वीर है वो बदलती है कि नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से देश में इस वक्त के हालात हैं और फिर महाराष्ट्र, झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, उसी के बाद फिर कहीं ना कहीं बिहार में और दिल्ली में इलेक्शन होना है, तो इस वक्त देश में हालात के हिसाब से लोगों को अपना नेता चुनना चाहिए और अपनी जो वोटिंग की जो वोट का अधिकार है
उसको सही से देना चाहिए, क्योंकि देश में इस तरह के अगर हालात होते हैं, आप ईद सही मना लेते हैं लेकिन आप होली में या दीपावली में ऐसे आप डर के रहते हैं कि कहीं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं। इस वजह से सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और विपक्षी पार्टियों को चाहिए कि इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएं। विपक्षी पार्टी को चाहिए कि इन चीज़ों पे एक साथ होकर के एक एहतजाज करें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।